का टॉपिक है बुद्धि की परिभाषा, डिफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने आपको कल बताया था कि बुद्धि मस्तिष्क की एक शक्ति है, तत्व है, गुणों का भंडार है, जिससे हम कोई क्रिया करते हैं और क्रिया करने के लिए जो बाध्य करता है, जो शक्ति बाध्य करता है, उसी को बुद्धि कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्रियों को बुद्धि की प्रकृति को लेकर एक लेख की श्रृंखला को प्रकाशित किया और बाद में मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने इसकी परिभाषा का विश्लेषण करके बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया। और ये वर्ग हैं, पहला है समायोजन की योग्यता, जिसको स्टर्न और वर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। दूसरा है सीखने की योग्यता, जिसको वैंकिंघम और डियरबॉर्न ने एक्सप्लेन किया है। और तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, जिसको टर्मैन और वीने ने एक्सप्लेन किया है। तो उसी आधार पर आज मैं आपको बुद्धि की परिभाषा बताने जा रहा हूं। बुद्धि की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न प्रकार से की है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है तथा ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि जो है कार्य करने के, ये तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो बुद्धि सारे प्राणी में होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो मनुष्य में होता है, इसीलिए मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है और ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता है। ज्ञान को अर्जित किसकी सहायता से करते हैं? तो बुद्धि की सहायता से। इसीलिए वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा ये है। वेल्स जो बोलते हैं, वेल्स शिक्षा शास्त्री ने बोला है कि बुद्धि वस्तुतः वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को संयोजित करती है और हमें नवीन परिस्थितियों में कार्य कराती है। यानी बुद्धि क्या है? वास्तव में मस्तिष्क में रहने वाली वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को संयोजित करती है। यानी हमारे व्यवहार में जो ढंग है, जो हमारे व्यवहार के अंदर जो काम करने की प्रवृत्ति है, उसको संयोजित करती है और हमें नवीन परिस्थितियों में कार्य कराती है। नवीन परिस्थितियों में, नए परिस्थितियों में वो हमारे बुद्धि से हमको कार्य कराती है। बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित करने पर, जो आपको भी बताया कि बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित करने पर किस मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्री ने बुद्धि की परिभाषा किस प्रकार दी है, तो पहला है कि समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता को पहले समझे तो बुद्धि वातावरण या नई परिस्थिति के साथ समायोजन करता है। यानी बुद्धि जो है नई परिस्थिति और नई वातावरण के साथ समायोजन करता है। यानी कैसे हम लोग कहते हैं कि ठंडा है तो हमारा बुद्धि समायोजन हमारे दिमाग से करता है, हमसे करता है और ठंडे के समय हमको ऊनी वस्त्र पहनने के लिए बोलता है। गर्मी से समायोजन करता है और उसको गर्मी में क्या करता है? कहता है कि तुम गर्मी के लिए हल्का कपड़ा पहनो। तो ये बुद्धि के समायोजन के कारण होता है। बुद्धि के समायोजन के कारण ही लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको समायोजन करते हैं और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो वातावरण और नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी बुद्धि का समायोजन कर लेता है। यानी कहाँ किस तरह की बुद्धि लगाई जाए वो बुद्धि समायोजन कर लेता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब इंसान का विवेक मर जाता है, बुद्धि मर जाता है, तब वो गलत काम करता है। तो इसीलिए यानी बुद्धि जो है नई परिस्थितियों में समायोजित करने की कार्य क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो इंसान गलत काम करने लगता है। तो पहला इसका परिभाषा, समायोजन की योग्यता की पहली परिभाषा स्टर्न नामक शिक्षा शास्त्री ने दिया।
उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता है। यानी सामान्य समायोजन की योग्यता है कि जहां जिस ढंग से उसका समायोजन करना है यानी जोड़ना है, उस तरह वो उस समस्या के अनुरूप समायोजित हो जाता है। यानी बुद्धि उसको समायोजित करता है जीवन की हर नई परिस्थितियों और समस्याओं में। जैसे आपके पास समस्या आया अभी लॉकडाउन के समय, चाहे संक्रमण काल में, कि आपको घर में लॉकडाउन रहना है और क्या है कि लॉकडाउन के अनुपालन, कुछ नियम का अनुपालन करना है, तो आपकी बुद्धि उससे समायोजन करके आपको क्या करती है, घर में लॉकडाउन करती है और उसके लिए मास्क और सैनिटाइजर और ये सब यूज करने के लिए करती है। तो हम अपने बुद्धि से उस समस्याओं का समायोजन कर लेते हैं। तो समायोजन की योग्यता है हम लोग बुद्धि की नई परिस्थिति और समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। इसको स्टर्न ने कहा। दूसरा, बर्ट ने क्या कहा, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। यानी बुद्धि जो है निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। तो निर्णय करने, आपको कोई कुछ बताता है तो आप उसके लिए निर्णय करते हैं। निर्णय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी ये तीनों की आवश्यकता बुद्धि के लिए होती है और बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता होती है। यानी तर्क भी जो करता है वो बुद्धि के समरूप या अनुरूप करता है। तो ये दो जो है बुद्धि की परिभाषा जो है समायोजन की योग्यता के अनुसार स्टर्न और बर्ट साहब ने दिया। अब दूसरा पॉइंट, सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि शीघ्रता एवं व्यापकता से नए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी बुद्धि जो है नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, बुद्धि शीघ्रता से नए चीज को या नए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग सुनते हैं, चाहे महाभारत, चाहे रामायण, चाहे कोई सीरियल देखते हैं, हम लोग उसको देख के सीख जाते हैं। यानी बुद्धि उसको तुरंत कैच करता है और हमको सिखा देता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति नए बातों को शीघ्रता से आत्मसात करने की योग्यता होती है। यानी बुद्धि क्या होती है, नए चीजों को देखता है और उसको सीख जाता है। तो ये बुद्धि के ही चलते हम लोग ये नए चीज को सीख पाते हैं। इसके लिए हमारे दो शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। तो पहला शिक्षा शास्त्री बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी हम जो चीज सीखते हैं वो सीखने की योग्यता को ही हम बुद्धि कहते हैं। दूसरा शिक्षा शास्त्री डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता और अनुभवों को लाभ उठाने की योग्यता है। यानी बुद्धि सीखने की क्षमता है और अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। यानी हम लोग जो भी सिखाते हैं तो सीखने के लिए बच्चे क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं और उस अनुभव का लाभ उठाते हैं। जैसे अभी टीवी सीरियल में चल रहा है, तो अभी मौका है कि 30 साल 35 साल के बाद हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है, हम लोग उसको देख के सीखे और उसके अनुभव से लाभ उठावे। ठीक है, तो ये हो गया सीखने की योग्यता। यानी बुद्धि जो है सीखने की योग्यता होती है। और तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे, जो हम बिना देखे जिसको हम जाने। चूंकि हम जानते हैं कि बुद्धि अमूर्त होती है, बुद्धि दिखाई नहीं देती है। जैसे आपको हमने बताया था कि बुद्धि अमूर्त कैसे होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि रमेश बहुत बुद्धिमान है, तो रमेश बहुत बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का तो कुछ दिख नहीं रहा है कि बुद्धिमान कर रहे हैं। ये हम क्या कैसे उसके व्यवहार से जान रहे हैं, चाहे हम उसको उसके क्रिया से समझ रहे हैं। तो बुद्धि अमूर्त होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि बुद्धिमान है, उसको महसूस कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितना चिंतन करता है उतना ही बुद्धिमान होता है। यानी बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। हम लोग बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो चिंतन करता है, जो क्या नाम है, हम हमारे क्रिया यानी व्यवहार के साथ जो काम करता है और हम उसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये बुद्धिमान है। यानी बुद्धि जो है अमूर्त होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता के लिए हमारे
शिक्षा शास्त्री अल्फ्रेड वीने ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि अच्छी तरह निर्णय करने, बोध करने और तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी अच्छी तरह निर्णय करने, हमको कोई बात सिखाया जा रहा है और हम उसको अच्छी तरह निर्णय नहीं करते हैं, अच्छी तरह निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये इसका मतलब है कि हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। हम उसको अधिक तरह बोध नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए तर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये सब बुद्धि के कारण ही होता है। यानी अच्छी तरह निर्णय लेने या बोध करने और तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। सन 1905 में प्रोफेसर अल्फ्रेड वीने द्वारा बुद्धि का सफल परीक्षण किया गया। दूसरा शिक्षा शास्त्री थे टर्मैन। टर्मैन ने बुद्धि के लिए जो परिभाषा दी है वो है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी बिना दिखाई देने वाली, बिना छू छा के समझने वाली, यानी अमूर्त चिंतन है जिसको हम अपने क्या है अंदर से, अपने चिंतन से उसको देख सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है, जो मूर्ति होता है उसको मूर्त कहते हैं, और मूर्त को मानते हैं वो क्या है, दिखाई नहीं दे, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं मूर्ति है, तो मूर्ति है क्या, वो किसी चीज से बना हुआ है, और अमूर्त है यानी कुछ नहीं है ना, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी बुद्धि भी अमूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा हम देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। उसी तरह बुद्धि भी अमूर्त होती है। तो बुद्धि का सफल परीक्षण 1905 में प्रोफेसर अल्फ्रेड वीने के द्वारा किया गया। यह हो गया बुद्धि की परिभाषा। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। बुद्धि को प्रभावित क्या करता है, कौन सी चीज है हमको जो हमारे बुद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी क्या है, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन करने पर पाया गया कि अनेक महान व्यक्ति का परस्पर संबंध रक्त संबंधी या हेरिडिटी से था। यानी बाबर के घर अकबर जन्म में हुमायूं जन्म लेता है, हुमायूं के घर अकबर जन्म लेता है, अकबर के घर में जहांगीर जन्म लेता है, ये उसी के घर में क्यों जन्म लेता है, यानी हेरिडिटी का प्रभाव है। रामचंद्र दशरथ के घर में जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, लव कुश राम के जन्म लेता है, इसका मतलब है कि हेरिडिटी का प्रभाव के कारण क्या होता है, बुद्धिमान लोग वहीं पर ये होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जिसके हेरिडिटी में जो विद्वान आदमी होता है, उसके विद्वता के कारण उसके हेरिडिटी में वो विद्वता रहती है। यानी हेरिडिटी के कारण ही ये बुद्धि को प्रभावित किया जाता है। बुद्धि प्रभावित करती है हेरिडिटी को भी। दूसरा चीज कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि जरूर इसका बाप दादा जो होगा बहुत बुद्धिमान होगा, इसीलिए बच्चा जो है, ये बालक बहुत बुद्धिमान है ना। इसका मतलब हेरिडिटी का प्रभाव होता है। दूसरा पॉइंट है वातावरण, इन्वायरमेंट। हम लोग बराबर कहते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो क्या होता है, बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। यानी आपके बीएड में जितना बढ़िया इन्वायरमेंट है, जितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, जितने अच्छे अच्छे प्रशिक्षणार्थी हैं, जितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, उसके प्रभाव से सारे बच्चे का अच्छा ही होता है, अच्छी बुद्धि का विकास होता है, और सारे बच्चे उस अनुकूल वातावरण में सारे बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। अतः बालक की बुद्धि को प्रभावित तथा विकास करने में उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम की भूमिका होती है। यानी ये दोनों की भूमिका से हमारा बुद्धि प्रभावित होता है। यानी ये वातावरण, हम लोग कहते नहीं है कि बच्चे को अच्छे बच्चों के बीच में रहना चाहिए ताकि वो अच्छा बात सीखे, अच्छा चीज सीखे, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ अच्छे विद्यार्थी पढ़े। तो वहां से क्या होगा, वातावरण के चलते बच्चा अच्छा सीख सकता है, अच्छा समझ सकता है और अच्छा बुद्धिमान बन सकता है, माने बुद्धिमान बन सकता है। तो ये बुद्धि की डिफिनेशन समाप्त होती है। अब अगले क्लास में मैं आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाऊंगा। आप बुद्धि का डिफिनेशन समझ गए होंगे। आप इसको शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।